पिछले कई पंचनामा में मैं जब बोलता हूँ तेजस्वी यादव को लेकर, तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो तेजस्वी यादव के विरोधी हैं। अरे कोई विरोधी, किसी का विरोध करने का हमारा ना अधिकार है ना हमारी मंशा है। हम तो ये चाहते हैं कि बिहार में एक एस्टैब्लिश्ड लोकतंत्र रहे, जो टेक्स्ट बुक स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी चर्चा होती है कि विपक्ष इतना मजबूत होता है कि वो सत्ता पक्ष पर हावी रहता है। बिहार में नीतीश कुमार इसी बदलाव को नेगेट कर देते हैं गठबंधन बदल के, वरना नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाते हैं। नीतीश को कब का उखाड़ कर फेंक देता कोई, लेकिन नीतीश क्या करते हैं कि फील गुड देते आते हैं, उसी में लोकतंत्र का जो लूप है उसको फॉलो करते रहते हैं। ये सूद लेने के चक्कर में मुंह नहीं छुड़ा जाता है। और वही बात कहीं ना कहीं जस्ट इसके उल्टा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो ये सोच कर चल रहे हैं कि इस और वोट बैंक में तो ताकत बहुत है एमवाई में, ये मुझे हमेशा एक मजबूत ताकत बिहार में बना कर रखेगा। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट, दिस पॉलिटिकल स्पेस इज नॉट इनफ टू प्रोजेक्ट मी टू द पोस्ट ऑफ सीएम। अब जैसे भाजपा ही देखिए बिहार में कितने फैसले बदल रही है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक, और जितने भी शीर्षस्थ पद हैं सभी को बदल दिया। सभी पुराने चेहरों को देखिए आप रेस्टिंग जोन में डाल दिया गया है और नए नए चेहरों को सामने लाकर जिम्मेवारी दी गई है। ये क्यों दिया गया है? भाजपा भी बिहार के राजनीति को समझने की और पकड़ने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से। आप रेस में आगे आगे खड़े हैं, अब पता चला कि थाली आपके पीछे वाले को दे दिया गया। हटिए सर, लीजिए थोड़ा यही रिएक्शन आएगा क्या है, क्या हुआ क्या हमारे साथ। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। खबर की चीड़फाड़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुनिए। लिख दिया है कि शतरंज के शौकीन मैं नहीं था, इसलिए धोखा खाया। क्योंकि जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो बड़े माहिर होते हैं, उसमें धोखा ही धोखा है। कब किसको मार दिया कोई पता नहीं चलता, इसलिए मैं उसके शौकीन नहीं रहा हूँ। लेकिन वो मोहरा खेल रहे थे, हम रिश्ता निभा रहे थे। हम रिश्ता समझ रहे थे कि रिश्ता निभा रहे हैं, वो शतरंज के द्वारा मुझको खेल रहे थे। तो आपने ये बयान सुना, ये बयान श्याम रजक का है। जी हाँ, श्याम रजक जो लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, वो श्याम रजक जिन्होंने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, आज वही श्याम रजक काफ़ी दुखी हैं। पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने लिखते हैं कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। ये लाइन बार बार श्याम रजक दोहरा रहे हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, आरजेडी में मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। और तभी तो श्याम रजक के बाद कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी को अलविदा कहना चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव की रणनीति एक बार फिर 2025 से पहले फेल कर जाएगी? आज का पंचनामा हमारा इसी पर आधारित है। खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इस पर चीरफाड़ करवाने के लिए हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ गए हैं। राम और श्याम ही नहीं, दर्जन भर दिग्गज नेता और विधायकों को आउट होने का तेजस्वी का लास्ट अल्टीमेटम है। राम और श्याम कौन है? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, राम और श्याम ये कौन है? राम किसे कहा जा रहा है यहाँ पर, और श्याम कौन है? ये सभी लोग जानते हैं। ये तो राजद की राजनीति को जानने वाले हर व्यक्ति को पता है कि राम मतलब रामकृपाल, लालू के राम और श्याम। अच्छा, लालू यादव के राम मतलब रामकृपाल और श्याम मतलब श्याम रजक। श्याम रजक कोई पहली बार पार्टी छोड़े नहीं हैं, और रामकृपाल जैसे नेता कई बार इस पार्टी से अलग होते गए हैं। केवल रामकृपाल की बात नहीं करूंगा, उनके जैसे कई लोगों के राम, कई ऐसे राम थे जो पार्टी में रहें तो बहुत अच्छे रहें, मजबूती से रहें। एक विचारधारा जो रही लालू यादव की, उसे ढोते रहें, पोषित करते रहें। लेकिन जब परिस्थितियां बदली, एक राजद, चूंकि लालू यादव की राजद से अब बदलकर तेजस्वी यादव की राजद हो गई है। लालू यादव प्रासंगिक रहेंगे क्योंकि विचारधारा तो उन्हीं की है, और अगर लालू यादव नहीं होते तो शायद राजद भी नहीं होती। तो इसलिए
लालू यादव की प्रासंगिकता है, लेकिन अब उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, बिहार की सत्ता के ध्रुव में नहीं घूमते रह जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये लालू यादव के बाद जैसे ही नीतीश कुमार आए थे तभी ये बात समझ में आ गई थी कि अब पॉलिटिकल जो तिकड़मबाजी है वो बदलनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके की राजनीति करनी पड़ेगी बिहार में। जैसे MY समीकरणों को आपने देखा कि A to Z तक लेकर तेजस्वी यादव जाने की कोशिश उन्होंने किया, ठीक है, बहुत अच्छा उससे रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पार्टी से कितने सवर्ण जुड़े हैं। आज राजद केवल MY की पार्टी नहीं रही है, भले इसका टेम्पोररी लॉस तेजस्वी यादव को हुआ है, पिछले 3 चुनाव में तेजस्वी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, सिर्फ A to Z की वजह से नहीं, और भी एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स इज डेफिनेटली A to Z का समीकरण, सभी को साथ लेकर चलने की तेजस्वी की जो एक रुचि है वो जिस महत्वाकांक्षा के तहत है वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। राज्यसभा का मैं लिस्ट देख रहा था, मैं MLC का लिस्ट देख रहा था, राजद ने हर बार सवर्णों को जगह दिया है। टिकट में भी राजद अपने कोर वोट बैंक या अपने तथाकथित कोर वोट बैंक या कोर जातीय समीकरण से अलग हटकर भी कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये हिम्मत भाजपा के पास नहीं है। एक मुसलमान को भाजपा टिकट नहीं दे पाई, एक महिला को भाजपा टिकट नहीं दे पाई। अगर आप OBC की बात कीजिएगा तो कुशवाहा अध्यक्ष होते हुए भी कुशवाहा कितने लोग लड़े थे भाजपा से? बहुत कम लोग, गिनती भर जी। और वहीं आपको दूसरी तरफ देखते तो तेजस्वी यादव ने हर तरीके का समीकरण इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि चूंकि बदलाव के दौर से गुजर रही है पार्टी, एक एक्सपेरिमेंटल फेज है, जीत से ज़्यादा फोकस उस गोल पर है, बदलाव वाले गोल पर। लॉन्ग टर्म ज़्यादा मुझे लगता है कि एक कंफर्टेबल राजनीति, लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल राजनीति तेजस्वी यादव ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये मुझे सब ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ये एक्सपेरिमेंट कहीं घातक ना हो जाए, कहीं ब्लास्ट ना करे। हाँ, यही तो बात मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ। पिछले कई पंचनामा में मैं जब बोलता हूँ तेजस्वी यादव को लेकर तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो तेजस्वी यादव के विरोधी हैं। अरे कोई विरोधी किसी का विरोध करने का हमारा ना अधिकार है ना हमारी मंशा है जी। हम तो ये चाहते हैं कि बिहार में एक एस्टैब्लिश्ड लोकतंत्र रहे, जो टेक्स्ट बुक स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी चर्चा होती है कि विपक्ष इतना मजबूत होता है कि वो सत्ता पक्ष पर हावी रहता है। आज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए राहुल गांधी के थोड़ा सा मजबूत होने की वजह से या मैं उल्टा बोलूँ कि थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से नरेंद्र मोदी जी के, राहुल गांधी को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए राहुल गांधी ने और विपक्ष ने कितने फ़ायदे उठाए हैं। विड्रॉल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बिल, मोदी जी का पीछे हटना, फेलियर टू पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल वक्फ बिल, पास नहीं कर पाए, रिस्टोरेशन ऑफ इंडेक्सेशन, फिर विड्रॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नोटिफिकेशन फॉर 45 लैटरल एंट्रीज। और इसके पहले आपको याद होगा जब बहुत मजबूत नहीं थे विपक्ष के लोग, तब भी किसान बिल और नोटबंदी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि वैक्सीन वाले मैटर पर भी नरेंद्र मोदी की काफ़ी बहुत पिटी थी। बिल्कुल। तो देखिए जरूरी नहीं कि चयनित नेता केंद्र में जो प्रदेश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, सम्मान उनका करना चाहिए, लेकिन उनको हीरो बनाना या लार्जर देन लाइफ करना भी उचित नहीं है, जैसा कुछ लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी को भगवान मान लेते हैं, नरेंद्र मोदी को बिहार और देश भर की किसी समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी ही है। जो अपनी पार्टी की समस्या का समाधान नहीं हो सकते वो आपके क्या समाधान होंगे? बिल्कुल सर। इस बार उनकी पार्टी नहीं पहुंच पाई अपने दम पर मेजोरिटी में, गठबंधन के तहत सरकार बनाई, तो देखिए कितना कमजोर लग रहे हैं वही नरेंद्र मोदी। विपक्ष इस बार हावी है उनके ऊपर में। ये दुखी होने वाली चीज नहीं है। जब आप एक लोकतांत्रिक प्रदेश में रहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये दुखी होने वाली चीज नहीं है, ये डिमोरलाइज होने वाली चीज नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। ये किसी एक व्यक्ति को यूनानिमस हो जाना से रोकता है, मैग्नमस हो जाने से रोकता है, भगवान सदस्य हो जाने से रोकता है। ये एब्सोल्यूट पावर किसी के पास जाने से रोकता है डेमोक्रेसी। और मुझे लगता है सर बीजेपी का एक बात मैं बोल दूं, और एब्सोल्यूट पावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं जरूर ये आपने सुना होगा प्रोवर्ब, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। जब भी आपके पास संपूर्ण ताकत आ जाती है तो आप अपना और सबका विनाश कर देते हैं। शिव के कई भक्त रहे हैं, बहुत शिव की पूजा की है,
चाहे वो माथा पे हाथ रखने वाला हो या शिव जी को टांग कर ले जाने वाला हो कैलाश से उठाकर श्रीलंका जी, रावण या वो भस्मासुर। कई शिव के भक्त रहे हैं, लेकिन जब शिव ने उनको ताकत दी तो हमने कई बार देखा कि ताकत का मिसयूज करते नजर आए। तो एब्सोल्यूट पावर आप डेमोक्रेसी में किसी को भी बना दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीट मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदलाव भी साथ साथ होते रहना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार इसी बदलाव को नेगेट कर देते हैं गठबंधन बदल के, वरना नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाते हैं। नीतीश को कब का उखाड़ कर फेंक देता कोई, लेकिन नीतीश क्या करते हैं कि फील गुड देते आते हैं, उसी में लोकतंत्र का जो लूप है उसको फॉलो करते रहते हैं। बदलाव 6 महीने 16 महीने 2 साल 1 साल करते रहते हैं। वही कि पेड़ सूख रहा है, पानी डाल दिए थोड़ा सा, वो बच गया फिर से। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो नहीं हो पाता है उसे नीतीश कुमार दूसरे तरीके से कर देते हैं। तो सभी को लगता है कि अरे हमारे नेता को भी तो 2 महीने 6 महीने मिलबे किया, उन सबको लगता है कि हमारे नेता को भी तो मिलबे किया। अरे भाजपा भी तो थी, तेजस्वी भी तो थे, क्या कर लिए वो, भाजपा थी क्या कर लिए। नीतीश वहाँ कंफर्टेबल है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। खैर हम ये एक्सप्लेन करने नहीं आए हैं, हम ये एक्सप्लेन करने आए हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन आज के समय में उसके पास केवल विचारधारा के भरोसे आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने बिहार को, सच पूछे तो बिहार की राजनीति को ही मैं कहूँगा हाइब्रिड कर दिया है। हाइब्रिड पॉलिटिक्स बिहार में चल रही है, म्यूटेंट पॉलिटिक्स चल रही है। सीधा कोई लक्ष्य नहीं है, सीधा लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार से सत्ता में पहुंचना। उसके लिए तिगड़मबाजी करनी पड़ रही है बहुत सारी, और राजद इस तिगड़मबाजी में पीछे ना रह जाए, इसलिए तेजस्वी यादव के हाथ में कंप्लीट पावर दिया गया है। और तेजस्वी यादव के आसपास जितने भी लोग हों, चाहे संजय यादव हों या बिहार में शक्ति यादव हों या मनोज झा हों या जो भी नेता उनके आसपास उनकी टीम का हिस्सा तथाकथित जो कहे जाते हैं, जिन लोगों से मेरा बहुत पट्टा नहीं है, तो वैसे लोगों का एक रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने इन लोगों को ताकत दी है अपने आसपास, और एक रणनीति के तहत ही तेजस्वी काम कर रहे हैं। लेकिन जो लालू के साथ सिंक्रोनाइज करके काम कर रहा था वो जरूरी नहीं है कि तेजस्वी के साथ कर ले। जो लालू यादव के साथ लोग काम करते थे उन लोगों का लिस्ट निकालिएगा तब वो समझ में आएगा कि ओनली रिमेनिंग जगदानंद सिंह है। और जगदानंद सिंह भी इसलिए है क्योंकि जगदानंद सिंह ने भी अपने राजनीति में हाइब्रिड मॉडल इंप्लीमेंट किया। जिस बदलाव से जगदानंद सिंह बहुत हिचकते थे एक समय में, उस बदलाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज जगदानंद सिंह एक बहुत बदले हुए नेता हैं। जब शुरू में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो कोई याद है, डीएम ऑफिस बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मीडिया को पटक दिया, उसको भगा दिया, उसको डांट दिया, किसी को कुछ भी सुना दिया, विधायकों को विधायक नहीं बुझा, जनप्रतिनिधियों का इज्जत नहीं किए। ये सारी बातें सुनी थी ना आपने। कई बार कोप भवन में नाराज हुए चले गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि राजनीति बदल रही है और इस बदलती हुई राजनीति में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, ये नया थ्योरम लगाना पड़ेगा। इसमें ये नई समस्या है। न्यू प्रॉब्लम्स नीड न्यू काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, और वो तभी होगा जब तेजस्वी, चिराग पासवान, संतोष मांझी, मुकेश सहनी ऐसे युवा इन समस्याओं को अपने स्तर पर सॉल्व करें। देखिए, मुख्य तो लड़ाई सबकी यही है कि सत्ता के केंद्र में पहुंचना है। सभी को लगता है कि नीतीश कुमार ठीक है आज मजबूत हैं, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कमज़ोर होंगे। सबका समय आता है, नीतीश का भी समय आएगा, और जब नीतीश के बाद का जो समय होगा वो किसका होगा, उसी की सारी लड़ाई ये चल रही है। चिराग पासवान, देखिए मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। चिराग पासवान ने अपनी नेचुरल जो उनका था पिछले चुनाव तक का जो राजनीति था, उस राजनीति में बदलाव किया है कि नहीं? आपने देखा ना, पिछले 15-20 दिन में चिराग पासवान की राजनीति को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो यू विल सी अ स्ट्रॉन्ग इंडिफरेंस इन हिज पॉलिटिकल स्टाइल। उनके राजनीति के शैली में बहुत विभिन्न प्रकार का बदलाव देखने को आपको मिलेगा। कैसे? वो चिराग पासवान जिसके बारे में तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि मेरे पास वीडियो है कि चिराग पासवान ने कहा है कि सवर्ण की जो संपन्न SC ST या दलित हैं वो आरक्षण छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। अब वही चिराग पासवान वापस उस दलित पॉलिटिक्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्रीमी लेयर और जो कल का मामला है लेटरल एंट्री का, उस पर विरोध में क्यों खड़े हैं सरकार के? वो
ये बात पूरी जनता को क्यों बताना चाहते हैं कि देखिए हम इस मुद्दे पर मोदी जी से अलग है हमारा स्टैंड, दलितों के साथ मतलब खड़ा होना चाहते हैं वो। ये पॉलिटिक्स ये क्यों करना चाह रहे हैं? ये उस वोट बैंक और उस स्पेस जो नीतीश कुमार के बाद क्रिएट हो रहा है उसकी तैयारी है। अच्छा जी। कि हम एक एडिशनल वोट बैंक जो मेरा बैकअप है उसको क्यों छोड़ें, एडिशनल वोट बैंक मिलेंगे लेकिन ये नहीं छोड़ के जाएंगे। ये सूद लेने के चक्कर में मुंह नहीं छोड़ा जाता है। और वही बात कहीं ना कहीं जस्ट इसके उल्टा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो ये सोच कर चल रहे हैं कि इस कोर वोट बैंक में तो ताकत बहुत है एमवाई में, ये मुझे हमेशा एक मजबूत ताकत बिहार में बना कर रखेगा। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट, दिस पॉलिटिकल स्पेस इज नॉट इनफ टू प्रोजेक्ट मी टू द पोस्ट ऑफ सीएम। 3-4 चुनाव में मैं कोशिश कर चुका हूँ। दिस वोट बैंक अलोन कैन नॉट मेक मी द सुप्रीम लीडर ऑफ बिहार। ये इस वोट बैंक में केवल एमवाई में वो ताकत नहीं है कि मुझे सीएम की कुर्सी तक बिठा दे, डिप्टी सीएम तक पहुंचा सकता है, उसके ऊपर का इसमें ताकत नहीं है। तो क्या करना होगा? अब आपके लिए वोटर की जनसंख्या तो नहीं बढ़ाई दी जाएगी एमवाई की, प्रयास तो खूब है। जनसंख्या वाले में तो दावा करबे करते हैं लोग कि कुछ जातियाँ खास तौर पे और कुछ धर्म के लोग ज़्यादा जनसंख्या उनकी है, लेकिन तेजस्वी यादव के जीवन काल में राजनीतिक उनकी जनसंख्या डबल हो जाए ये संभव नहीं है। और तब तक तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं और देर हाथ पांव मारना पड़ेगा। मुकेश सहनी जो अपमान करके तेजस्वी यादव का गए थे, उनको वापस स्वीकारने का मकसद क्या था? वो एडिशनल वोट बैंक का तलाश, कहीं से तो ले आओ, कहीं से जुगाड़ करो। और जिन लोगों के पास वोट नहीं था, चाहे वो पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो या कोई भी हो, उनको कोई भाव राजद ने नहीं दिया। आप देख लीजिए ध्यान से, भाव किसको दिया? तो बार बार चिराग पासवान पर डोरे डाले। उनको पता था कि चिराग के पास एक बड़ा वोट बैंक है, अगर चिराग तेजस्वी एक हो गए तो बिहार के सीएम बनने से तेजस्वी यादव को कोई नहीं रोक सकता। ये सच है। बड़े भाई छोटे तो खूब प्रयास किया तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने खूब प्रयास किया कि चिराग पासवान को बुलाकर मैंने तेजस्वी यादव को थोड़ा सा आशीर्वाद दिलवा दे। लेकिन चिराग जानते हैं कि चिराग अपने रहते कभी भी तेजस्वी यादव को ऊंची कुर्सी अपने से नहीं देंगे बिल्कुल। उनको लगता है कि उनका अधिकार बनता है और उनको लगता है कि उनके पिता के साथ अन्याय रहा हमेशा हुआ है। नीतीश लालू दोनों ने अन्याय किया है, भले दोनों ने सम्मान भी दिया लेकिन दोनों ने अपमान भी खूब किया है। वो जो हेल्पिंग जो वोटिंग होता है उसे इस्तेमाल किया अपने लिए, बिल्कुल हमेशा जिसको जो अब लालू यादव ने तो राज्यसभा भेजा था रामकृपाल यादव को, रामविलास पासवान को, लेकिन बदले में वोट बैंक भी तो लिया। और इसी वजह से चिराग पासवान अंडरटेकिंग नहीं करना चाहते किसी के, क्योंकि इनके अंदर हम नहीं काम करेंगे। बराबर वाली बात होती तो बराबर में अब संभव नहीं है, क्योंकि लालू नहीं तैयार होंगे तेजस्वी यादव के को डिप्टी सीएम चिराग को सीएम बनाने के लिए। तो ओनली ऑप्शन जो चिराग के पास बचता है, चिराग उस पर काम कर रहे हैं। तो जब चिराग काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों ना करें? तेजस्वी इसीलिए एडिशनल वोट बैंक और नए रणनीतियों पर काम कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे भाजपा ही देखिए बिहार में कितने फैसले बदल रही है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक और जितने भी शीर्षस्थ पद है सभी को बदल दिया। सभी पुराने चेहरों को देखिए आप रेस्टिंग जोन में डाल दिया गया है और नए नए चेहरों को सामने लाकर जिम्मेवारी दी गई है। ये क्यों दिया गया है? भाजपा भी बिहार के राजनीति को समझने के और पकड़ने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से, समझिए। और भाजपा भी इस पूरे स्टॉक होल्ड का एक स्टेक होल्डर बनना चाहती है भाजपा कि हमको भी मिल जाए इसकी हिस्सेदारी। तो तेजस्वी यादव जो कि इसके बड़े हिस्सेदार पहले से ही हैं और एक धक्का लगने पर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो प्रयास क्यों ना करें? और उसी प्रयास का प्रतिफल है कि कई लोगों की छुट्टी, एक 24 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव था, लेकिन तेजस्वी यादव ने हार जाना कबूल किया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था उसको जरूर किया। हाँ। राज बल्लभ का टिकट काट दिया, शहाबुद्दीन परिवार के साथ जो किया वो तो देखबे किया आपने। फिर शरद यादव के बेटे इंतजार करते रहे कि टिकट मिलेगा, आम मुंह में गिरेगा, मुंह खुले रख के आम गिरबे नहीं किया, माथा पे गिर गया, कहाँ गिर गया। फिर उसी तरीके से देखिएगा तो अपने गुलाब यादव के साथ वही हुआ, पप्पू यादव के साथ वही हुआ। पप्पू यादव ने तो साफ हो गया तेजस्वी के बयान से कि तेजस्वी हार जाना स्वीकार करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक पैटर्न बदलाव वाला है उसी को वो आगे लेकर चलेंगे। देखिए आइडियली ये भी बात सच है कि तेजस्वी यादव अब
पुराने ढर्रे के जो बहुत हद तक कहा जा सकता है तथाकथित बाहुबली या आपराधिक छवि वाले नेता, वैसे नेताओं को भी अपने पार्टी से धीरे धीरे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में ऐसे नेताओं को भी वो खुद से अलग कर रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट राजद ने किया है, और इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो बैठक हुई थी, उस बैठक में आपको याद होगा तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया था। तेजस्वी ने ये कह दिया था कि मैं अब किसी भी लायबिलिटी को पीठ पर लेकर बैताल की तरह नहीं घूमूंगा। जिन भी लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभाओं में हमारे विधायक हैं और वहाँ हमको वोट नहीं मिला है, आउट, उनकी टिकट पर सीधी तलवार लटक गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टिकट कट ही जाएगा, लेकिन तेजस्वी के इस इशारे में एक बहुत बड़ा डर है उन लोगों के लिए कि क्या तेजस्वी सच में उनकी टिकट काट देंगे। अगर पैटर्न देखें तो पप्पू यादव से लेकर राजबल्लभ तक और बाकी सभी नेताओं की जिनकी चर्चा मैंने की, इन सब के पिछले पैटर्न के चुनाव को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। तो अगर आने वाले विधानसभा में सिटिंग विधायकों के भी टिकट वो काट देंगे तो वैसे विधायकों की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाती है। बिल्कुल सर, लंबी हो जाती है। मतलब आधा आधी हो जाएगा, आधा हो जाएगा पूरा, मतलब आधा सीटिंग विधायकों की टिकट कट सकती है, ऐसी संभावना तो तेजस्वी ने खुद कह दी मीटिंग में। तो ये सर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है उनका। बिल्कुल, तेजस्वी को लगता है कि इससे लॉन्ग टर्म में उनको फायदा है। क्या फायदा होगा? नए लोगों को वो टिकट देंगे, नए लोगों को देंगे, नए समीकरणों को गढ़ने की कोशिश करेंगे। कितना दिन तक यादव या मुसलमान को टिकट देते रहेंगे? यादव मुसलमान का अपना हिस्सा रहेगा, कितना हिस्सा, चलिए जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, चलिए पकड़िए अपना हिस्सेदारी, और बाकी समाज के लोगों को भी जगह मिलेगा। और इतना ही नहीं, देखिए केवल आप ये मत समझिए कि यादव मुस्लिम संवरने तक मामला सीमित है, पुराना नया भी होगा। अच्छा, नए युवाओं को भी मौका मिलेगा। अब उन्होंने कह दिया कि उस मीटिंग में कि अब नए चेहरों पर भी दाव लगाया जाएगा और पुराने लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, वो पार्टी के संगठन में काम करेंगे। तो अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है, अब हम नाम नहीं लेंगे, उनका नहीं कट सकता है, कट सकता है। जब जगदानंद सिंह चुनाव कल तक लड़ते थे, आज उनके बेटा लड़े हैं। जगदानंद सिंह चुनाव हारते थे, उनके बेटा जीत गए हैं। इशारा तो सामने है आपके। एक एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया, पूरा शाहबाद में जीत बड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव जब देख रहे हैं तो हम भले क्रिटिसाइज कर लें, कोई कुछ भी कर ले, हम क्रिटिसाइज आज के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कल के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका फायदा तेजस्वी को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि तेजस्वी यादव ने पार्टी के लगभग जितने दिग्गज नेताओं को बिठा कर रख दिया था, जिसमें से एक श्याम रजक भी थे। वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि वो मेरे साथ चेस का चाल चलते रहे प्यादा बनाकर और हम रिश्तेदारी निभाते रहे। तो रिश्तेदारी तो आपने निभाई, और आप ही ने नहीं, राम कृपाल हो या कोई भी हो, या आप जैसे कई लोगों का नाम आप जानते हैं कि अब खबर तो हाल ही में थी कि रीतलाल यादव भी जा सकते हैं। खबर आई थी कि बहुत खुश नहीं है भाई वीरेंद्र, खुश नहीं है बहुत, कुछ की मोनोपोली किसी की, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। अब हाल ही में आपने देखा कि मैंने इतना बड़ा मामला सामने आया कि पार्टी जब निकले थे जेल से आनंद मोहन, तो लगा था कि इनके साथ ही रहेंगे और एक भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप देखिए कि उनके बेटे सबसे पहले कतार में लगे भागने वालों में, तेजस्वी को छोड़कर। फिर आप देखिए कि अनंत सिंह कितना उनकी दुश्मनी हो गई थी नीतीश कुमार से और भाजपा से। एकाएक देखिए कि उनकी पत्नी भी उठकर चली गई तेजस्वी को छोड़कर। तो धीरे धीरे तेजस्वी यादव से कुछ लोग अलग भी हो रहे हैं। और सर आपको एक बात और याद दिला देते हैं, राजबल्लभ परिवार में अभी भी विभा देवी जो वहाँ की राजद की विधायिका है, बिल्कुल, वो भी जदयू में जाएंगी। वो तो तभी तय हो गया। हाँ, वो लगा उस चुनाव के समय भी तय हो गया। उनको टिकट लगता है कि अब इस बार वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। तो कई लोगों ने, तो मैं वही कह रहा हूँ, कई लोग कुछ ने मन बना लिया है, कुछ मन बना रहे हैं, और कुछ लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। सीधा उस दिन उनको सुनाया जाएगा वर्डिक्ट, आप रेस में आगे आगे खड़े हैं, अब पता चला कि थाली आपके पीछे वाले को दे दिया गया, हटिए सर लीजिए, तो थोड़ा तो यही रिएक्शन आएगा कि हाँ क्या हुआ क्या हमारे साथ। और निश्चित तौर पर इसके पीछे तेजस्वी की अपनी रणनीति, अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी सोच है, लेकिन ये सोच टेम्पररी फायदे वाली नहीं है। इन चुनाव में, जैसे 2025 के चुनाव में
आपको इस रणनीति से बहुत फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, अनलेस कि आपके पास व्यापक वोट बैंक आके जुड़े। केवल मुकेश सहनी से नहीं होगा जी, तो एक बड़ा वोट बैंक आपको और चाहिए होगा, जो आसपास से तेजस्वी में आकर सटेगा, तभी जाकर तेजस्वी को मौका मिलेगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी समस्या तो अब ये खड़ी हो गई है कि प्रशांत किशोर से लेकर ये बाकी नेता सब तेजस्वी को टारगेट करने लगे हैं। सबसे चिराग के टारगेट पर भी तेजस्वी ही हैं, प्रशांत किशोर के टारगेट पर तेजस्वी ही हैं, पप्पू यादव भी माने ना माने तेजस्वी ही टारगेट पर उनके हैं। कांग्रेस से रिश्ता खराब उनका ही था। नीतीश तो खैर है ही, नीतीश से कभी कभी प्यार करने लगते हैं, अदरवाइज बाकी तो सब प्यार नहीं कोई करता है उनसे। नीतीश कुमार भी अब मुस्लिम समाज के नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं, और इस वजह से नीतीश कुमार, आप सर आज की ही बात है, मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ एक बैठक उन्होंने की है, वक्फ बोर्ड कानून से लेकर हर पैटर्न पर उन्होंने चर्चा किया है। तो ये मुस्लिम समाज में एक मैसेज देना है, उनमें सेंधमारी करनी है, ये स्पष्ट मैसेज नीतीश कुमार का है। अब यही तो बात है कि देखिए, अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है कि क्या ये सारे नेता, चाहे श्याम रजक की बात आप जानबे करते हैं जी, कि उनको चुनाव लड़ना था, पहले एमएलसी जाने का मन था, एमएलसी नहीं भेजा गया, उनकी जगह मुन्नी देवी गई, वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि दलितों के एक बड़े नेता, मैं तो कहता हूँ चिराग पासवान के बाद मुझे श्याम रजक एक बड़े नेता है दलितों के। और ये भी प्रयास था उनको कि समस्तीपुर चुनाव लड़ने का मन था, सारी तैयारी हो गई थी, हर जगह खबर चल रही थी कि श्याम रजक लड़ेंगे, लालू यादव आशीर्वाद भी दे दिए हैं। अब एकाएक देखिए कि वो सीट चला गया कांग्रेस को, वहाँ से जदयू के मंत्री के बेटा लड़ रहे हैं चुनाव, रातों रात कांग्रेसी हो गए वो। तो ये सब चीज़ें दुखी तो करेंगी ना। श्याम रजक पुराने नेता हैं, वो तो राजद के स्टेक होल्डर्स में हैं। जी बिल्कुल, मतलब सबसे पुराने लोगों में से हैं जिनका हक बनता है पार्टी में, और उनको अगर हक नहीं मिलता है तो सच बात है कि उनको बुरा लगेगा। और ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है, देखिए हम नाम लेकर फिर वही विवाद नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। जिसका कन्फर्म हो जाएगा, समझ रहे ना, जैसे नीतीश जी से मिल लिए उस दिन, इनका कंफर्म हो गया श्याम रजक का, वो बताने तो गए नहीं, हमने खबर चला दी, बाबा तक खबर पहुंची, बाबा जब उनसे पूछने गए तो उन्होंने तो हाँ थोड़े कहा कि हम जा रहे हैं। आज बाकी बाबा को फ़ोन किए थे, आज बताए बाबा को, बाबा हम इस्तीफा दे दिए हैं। तो हमने तो 6 दिन पहले खबर चलाई है, देने जा रहे हैं, चलिए देने जा रहे हैं, बताए बाबा को। तो ऐसे ही कई लोगों का नाम है। अभी तो एक दो फ़ोन तो बाबा को अभी मेरे सामने आया था, अगर सच पूछी तो आप भी यहाँ मौजूद थे, आप भी जानते हैं कि बाबा को 1-2 फोन तो अभी जस्ट आया कि श्याम जी जो किए ठीक है, हम लोग भी उसी लाइन में खड़े हैं। एक चीज़ और सर बता देते हैं कि आज जब हम इंटरव्यू करने गए थे तो किसी व्यक्ति का फ़ोन आया और उन्होंने राजद के होते हुए उन्होंने बधाई दिया है श्याम रजक को कि सर बधाई हो। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि जब श्याम रजक जाएंगे तो 4-5 बड़े चेहरे उनके साथ जाएंगे, और लिस्ट तो बहुत लंबी है, कार्यकर्ताओं की लिस्ट लंबी है, जिलाध्यक्षों का नाम है, कई लोगों का नाम है। श्याम रजक एक बहुत जन सुलभ नेता रहे हैं, तो उनकी मुलाकात और आइडियोलॉजी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मंत्री रहते हुए वो इस्तीफा देकर नीतीश कुमार के पास से तब गए थे राजद में। तो इस तरीके के नेताओं के भाई जो आइडियोलॉजी के लिए पद कुर्बान कर दे, पद के लिए आइडियोलॉजी कुर्बान हो रही है यहाँ बिहार में धकाधक। कोई अगर आइडियोलॉजी के लिए पद कुर्बान कर रहा है तो समझ लिया कि एक पनिया नेता है। तो वैसी स्थिति में श्याम रजक जैसे कई लोगों का नाम है जो धीरे धीरे, और देखिए एक और बात मैं कहता हूँ आपको, फिर वही सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि क्या तेजस्वी यादव इन लोगों को भगा रहे हैं, एक तरह से जानबूझकर माहौल बनाए कि अपने भाग जाए, कि ये लोग तेजस्वी को छोड़कर भाग रहे हैं? देखिए कायदे से मुझसे पूछिए तो मुझे अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव ही चाहते हैं कि ये लोग हट जाए, अपने से हट जाए। वरना श्याम रजक को लेकर मैंने 6 दिन पहले खबर चलाई, उसका से कई बड़े चैनलों में भी खबर चली, चलिए हमारी बात ना मानिए, और अखबार में चल रहा है, नेथी में चल रहा है, बड़का हाथ में बड़ा कैमरा वाला सब चला रहा है, तब तो मानिएगा ना। तब भी आपने मनाने की कोशिश नहीं की श्याम रजक को, मतलब कि आप चाहते हैं, आप खुद चाहते थे कि वो चले जाए, जाने दीजिए, हल्ला मत कीजिए। हाँ, वो भी उसके साथ चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे बीमा भारती हो, चाहे शहाबुद्दीन परिवार हो, राजबल्लभ परिवार हो, कई लोगों का नाम तो हम लेना नहीं चाहते क्योंकि लेंगे विवाद हो जाएगा, अब ये हो जाएगा विवाद। तो ये सारे लोग अगर तेजस्वी को छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी ही चाहते हो कि खुद साफ हो जाए, और फिर हमको जिनको चुनाव लड़ने का मन है इस बार उनको हम दे दें। जैसे बताते हैं वो कहानी, आपको बताते हैं ख़त्म करते करते, हम छोटा थे तो बाबा हमको सब परिवार लेकर जा रहे थे हम लोग को गांव घुमाने के लिए, कि शायद दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लगता है ब्रह्मपुर। तो रास्ते में हम देखे कि कहीं
खेत में आग लगा हुआ था। तो बच्चा का मन, अब बाबा और बाकी लोग जानते थे, लोग अपना आराम से जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहा लोग। हम देखे कि इतना लंबा खेत में आग लगा हुआ है। हम लगातार यही बात बोल रहे, बाबा गाड़ी रोक के हम लोग आग नहीं बुझा दिया जाए, किसी को पता नहीं होगा, बता हो सकता है किसी को पता न चल रहा हो, इतना आग लगा हुआ है, उसको बुताया जाए कैसे, जंगल जल जाएगा, घर तक पहुंच जाएगा, पटना तक पहुंच जाएगा, गांव तक पहुंच जाएगा आग। लगता है गलती से लग गया, बिजली गिर गई होगी, ये हो गया। हम अपना सारा जितना लॉजिक था बचपन का लगा दिए, शायद 5th या 6th में पढ़ते थे। ये लोग फिर भी इंटरेस्ट नहीं लिए। अब मेरे मन में वो बात रह गई कि बताइए मेरे सामने आग लगता तो हम तो अगर बड़े होते तो गाड़ी रोक के आग बुझाते। जब वहाँ गए तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया। जब बहुत तंग करने के बाबा हमको बताया कि अरे भाई किसान खुद लगाए हैं आग, पराल जला रहे हैं, नई फसल के लिए पुरानी फसल को जलाना पड़ता है। समझदार को इशारा काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव भी परेले जला रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े कुर्बानी देकर जा रहे हैं, वहाँ पहले ही से आपकी कुर्सी रिजर्व किसी और के नाम पर कर दी गई थी। चलिए देखिए, तो ये श्याम रजक पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आरजेडी छोड़ के जाएंगे, और ना आखिरी है, ना आखिरी है। अभी लंबा लिस्ट है। और तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि पुराने लोगों को अब पार्टी से या तो वो खुद छोड़ दे या फिर, फिल्म में डायलॉग नहीं था, तुम आए नहीं हो, तुमको लाया गया है। हाँ। तुम जाओगे नहीं, तुमको भेजा गया। तो ये परिस्थितियां इस वक्त आरजेडी के अंदर चल रहा है। फिलहाल आज के पंचनामा के चीड़फाड़ में इतना ही, लेकिन चीड़फाड़ निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।